रामायण सच्ची घटना पर आधारित है, ये बात सारा देश जानता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे मिथ्या कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री में अक्सर सुना होगा आपने, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। इस सेंटेंस में माइथोलॉजी यानी स्टडी ऑफ वेस्टर्न देशों ने सालों से हमारी ही हिस्ट्री को मिथ का नाम देकर यह बात झूठलाई है कि रावण और राम जैसे महापुरुष दुनिया में एग्जॉस्ट करते थे। लेकिन इस एपिसोड में हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका के देश पेरू की, जहां रामायण से जुड़े सबूत मिले हैं। जी हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज में रामायण के सच होने का सबूत। एपिसोड में हम बात करेंगे पेरू के रेगिस्तान में मिले उन सिंबल की जो इंद्रदेव के अस्थि हूबहू नकल है। इस एपिसोड में कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो वेस्टर्न देशों के माइथोलॉजी वाले क्लेम की धज्जियां उड़ा देगी। सालों से हमने रामायण और उससे जुड़ी चीजों का जिक्र देखा और सुना है। भारत और उसके आसपास ऐसी कई जगहें हैं जो वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण में हुए इवेंट्स का सबूत देती है। श्रीलंका में अशोक वाटिका, नासिक में पंचवटी जहां से मां सीता का हरण किया गया था, तमिलनाडु के पास राम सेतु के मौजूद होने के सबूत। यह सब बातें दर्शाती है कि रामायण सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि सत्य कथा है। रामायण शुरू होती है भारत के उत्तर भाग में, जहां अयोध्या में राम जन्म होता है और फिर वनवास के दौरान सीता का हरण हो जाने के बाद श्री राम सीता को ढूंढते ढूंढते भारत के दक्षिणी छोर रामेश्वरम तक पहुंच जाते हैं। यह महागाथा भारत के लोगों के लिए एक कहानी नहीं बल्कि उनका इतिहास है। इस इतिहास का एक टुकड़ा भारत से 17,000 किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका के एक देश पेरू में है। 7,000 साल पहले चलते हैं। सीता की खोज जारी थी। विशाल जंगलों में श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ हर पिया, हर ताल, हर गांव और हर छोटी बड़ी बस्ती से गुजरते हुए हैं सीता को ढूंढ रहे थे। अपने राजा सुग्रीव के आदेश पर पूरी वानर सेना सीता को ढूंढने में जुटी हुई थी। जब भारत के हर कोने में खोज करने के बाद भी सीता नहीं मिली, तो सुग्रीव ने तय किया कि वह वानर सेना को अलग अलग भागों में बांटकर दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजेंगे। रामेश्वरम में श्रीराम, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान के पीछे पूरी वानर सेना खड़ी थी। सुग्रीव सेना के हर भाग को अलग अलग दिशा निर्देश दे रहे थे। आखिर में बस एक भाग बचता है। सेना की टुकड़ी का सफर सबसे लंबा और कठिन होने वाला था। सुग्रीव कहते हैं, यहाँ से पूर्व की ओर समुद्र पार करके तुम्हें सबसे पहले एक जावा द्वीप मिलेगा। उस द्वीप से तुम जब आगे बढ़ना शुरू करोगे तो कुछ 380 योजन दूर पानी का रंग लाल होने लगेगा। लाल पानी के इस समुद्र को पार करके तुम विशाल शाल्मली द्वीप पहुंचोगे। द्वीप के उस बार सफेद बादलों से ढका हुआ एक पहाड़ होगा, जिसके नीचे सफेद मोती जितना स्वच्छ पानी बह रहा होगा। पानी बहता हुआ सुदर्शन झील में जा रहा होगा। इस द्वीप के बाद पानी बिल्कुल शांत हो जाएगा, कोई हलचल नहीं होगी, जब तक तुम समुद्र के उस हिस्से तक पहुंच गए जहां जाने से हर जीवित प्राणी डरता है। यहाँ पर पानी की लहरें अपना सबसे भयानक रूप ले लेती है। हर युग के अंत में इस समुद्र के नीचे की धरती कांपती है और फिर इससे निकलता है वो जिसे छूते ही सृष्टि की हर चीज भस्म हो जाती है। इससे आगे बढ़कर दिखेगा वह पर्वत जहाँ तुम्हें माता सीता को ढूंढना है। इस सुनहरे पर्वत के ठीक पीछे सूर्य अस्त हो रहा होगा। सूर्य अस्त से पहले तुम्हें इस पर इंद्रदेव का त्रिशूल दिखाई देगा। बस वही तुम्हें माता सीता की खोज करनी है। ये सुग्रीव के निर्देश है जो रामायण में लिखे हैं। अब मैं आपको रामायण में लिखे सुग्रीव के इस निर्देश को मॉडर्न मैप पर रखकर बताता हूँ। सबसे पहले पूर्व दिशा में जिस जावा द्वीप की बात की गई है वो है जिसे आज आप सब इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद इंडोनेशिया से 5,000 किलोमीटर दूर यानी 380 योजन दूर लाल पानी वाला समुद्र है। ऑस्ट्रेलिया का कोयल सी करंसी सी पार करके शाल्मली द्वीप यानी ऑस्ट्रेलिया आता है। फिर उन्होंने बादलों से घिरे एक बहाल की बात कही है जो है माउंट कुक, और उसके आगे बेटी है लेक बुर्का की जो न्यूजीलैंड में है। इसके बाद जो शांति सागर आता है वो है पैसिफिक ओशियन, और इसके जिस हिस्से में धरती कांपती है और जहां अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उसे साइंटिस्ट रिंग ऑफ फायर के नाम से बुलाते हैं। इस सब के बाद जहां वो सीता को ढूंढते हैं वह जगह है साउथ अमेरिका का एक देश पेरू, जिसके रेगिस्तान में सुनहरा पहाड़ यानी माउंट सनराइज है, जिसके ऊपर इंद्र का त्रिशूल बना हुआ है। आज अगर आपके पास फोन और इंटरनेट है तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस से आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कहीं भी रास्ते देख सकते हैं, चाहे फिर वो न्यूयॉर्क हो, दुबई या दिल्ली। जिस जीपीएस की वजह से आज हम पूरी दुनिया के बारे में एक जगह पर बैठकर बता सकते हैं, उसका इन्वेंशन 1973 में अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने किया था और इसके लिए पहली सैटेलाइट 19DA यानी कि 1978 में लॉन्च हुई थी। सुग्रीव ने भारत से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैसिफिक ओशियन और पेरू तक का रास्ता 7,000 साल पहले बता दिया था।
और वो भी एकदम सटीक जब न फोन था न ही इंटरनेट था। तब सुग्रीव को इन रास्तों की दूरी पता थी और उस दूरी को पूरा करने में कितना समय लगेगा ये भी पता था। जैसे त्रिशूल रामायण में बताया गया है, हूबहू वैसा ही त्रिशूल पेरू में इस पहाड़ पर 1927 में मिला था। 595 फीट लंबा और 2 फीट गहरा पेरू में सिंबल रामायण के सच होने का पुख्ता प्रमाण है। ये त्रिशूल लगभग उतना बड़ा है जितना कि सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुना। लेकिन ये रास्ता सुग्रीव को कैसे पता था, इस सिंबल वहाँ किसने बनाया, ऐसे कई सवाल पेरू के रेगिस्तान की धूल के नीचे दबे हुए हैं। क्या यह एक और सबूत है कि भारत की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी? ये सिंबल इस बात का सबूत है कि उस समय दक्षिण अमेरिका में भारत की संस्कृति प्रचलित थी। पर अगर ऐसा था तो बीते वक्त के साथ इनका अस्तित्व कैसे मिट गया? 1927 में पेरू हिस्टोरियन ने रेगिस्तान में कुछ लाइव देखी थी। रेत पर ऐसी चीजें बनी थी जिनको साउथ अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। उस दिन के बाद से दुनिया भर के आर्कियोलॉजी लॉज और रिसर्च में लाइन पर खोज शुरू कर दिया। इंटरनेट पर आज आपको नाश्का लाइन्स के नाम से लाइन्स पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रेगिस्तान में बनी लाइन पर से जब बीते हुए समय की परतें हटी तो दक्षिण अमेरिका में बनी ये लाइन सीधा जाकर जुड़ी भारत से। तब तक ये माना जाता था कि दक्षिण अमेरिका की खोज यूरोप से आए कोलंबस ने करी थी। बड़े लाइन में बने कई स्ट्रक्चर्स और ट्रेडर्स भारत की संस्कृति से हैं। 1941 में जब नासिका लाइन को पहली बार एयरप्लेन की मदद से पूरा देखा गया तो जिस फिगर पर सबका सबसे ज्यादा ध्यान गया वो था 180 फीट का एक स्क्वायर इस चौकोर शेप के अंदर गोले बने हुए थे और इसके चारों तरफ दरवाजे जैसा कुछ बना था। इस पूरे फिगर का एक डीप सेंटर पॉइंट था। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे फिगर की खोज भारत में 3000 साल पहले ही हो गई थी। इसे मंडल कहा जाता है। पेरू में प्लाटो के ऊपर बनी इस फिगर का भारत में मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए प्राचीन काल से इस्तेमाल हो रहा है। 3000 साल पहले भारत के लोग समुद्र में जहाजों से कई जगह ट्रैवल किया करते थे। तो जैसे आज भारत मेडिसिन, केमिकल्स, कार और मोटरसाइकिल साउथ अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है, वैसे ही शायद उस जमाने में भी लोग चीजें एक्सपोर्ट करते थे और इस ट्रैवल की वजह से उनके कल्चर भी एक चीज होने लगे। पर सवाल यह है कि अगर इतनी दूर ट्रैवल और एक्सपोर्ट हो रहा था तो इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं थी? क्यों हमारे इतिहास के किसी भी पन्ने में इसका जिक्र नहीं है? क्या किसी जियोपॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की वजह से ऐसा किसी ने जानबूझकर कर दिया है? आपको ये भी बता दें कि अमेरिका से भारत की कड़ियाँ सिर्फ ट्रैवल से ही नहीं जुड़ी है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री मैक्सिको को एक्स का बेसिन में एक 11,600 साल पुराना कंकाल मिला था। जब उन्होंने ग्राफिक डिजाइन की मदद से उस कंकाल की बॉडी बनाने की कोशिश की तो पता चला कि वह कंकाल एक औरत का था जिसके फिजिकल फीचर्स साउथ एशियन फीमेल से मेल खाते थे। साउथ अमेरिका में मिली इस औरत का नाम साइंटिस्ट ने लाश पास रखा था। यह इस बात का सबूत है कि दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले बसने वाली सिविलाइजेशन जिनका नाम माया था, उनके जीन्स उस समय भारत में रहने वाले लोगों से मिलते थे। देखा जाए तो साउथ अमेरिका कंट्रीज और भारत के समय में 9 घंटे 30 मिनट का फर्क है। इसके अलावा फर्क लोगों की भाषा का है, गाने गाए और रहने के तरीकों का भी फर्क है, लेकिन इनमें बेसिक्स ईमेल आईडी बहुत है। किसी भी इमारत का स्ट्रक्चर उसको बनाने वाले के बारे में और उस समय के बारे में काफी कुछ बताता है। अपने घर को ही देख लीजिए, आपका किचन ही बताता है कि आपका घर के समय में है और दीवारों का रंग आपकी पसंद के बारे में बताता है। उस समय में कैसे घर बनते थे ये सब कुछ एक घर बता देता है। दक्षिण भारत में जितने स्ट्रक्चर्स प्राचीन काल के हैं वह सब वास्तुशास्त्र के हिसाब से बने हुए हैं। जैसे कि पेरू के पिरामिड के बीचों बीच बना हुआ हवन कुंड 22 फीट लंबे और 26 फीट चौड़े। इस हवन कुंड पर किसी मंदिर की तरह कई पीले चंदन और लाल तिलक के निशान मिले हैं। इस हवन कुंड के चारों तरफ पंडितों की बैठने की जगह है और इस सब के बीच में हवन की आज की जगह है। माया और आया इनका ट्राइब जो दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले बसी थी, वही यमराज की तरह ही एक मृत्यु के देवता को पूजती थी जिनका नाम था यम। साइबर पेंटिंग और कार्विंग में जो छवि या शाइमल की बनाई गई है वह बिल्कुल यमराज जैसी ही दिखती है। माया ट्राइब के लोगों ने रेत पर एक देवता की नक्काशी बनाई थी। उसने काशी के हिसाब से एक देवता चील पर बैठकर दुनिया पर आएंगे, बिल्कुल भगवान विष्णु की तरह। ऐसे ही हनुमान, भगवान शिव जैसी कई कॉमन चीजें हैं इस ट्राइब की पेंटिंग्स में। एग्रीकल्चर में भी इन ट्राइब्स के काम में भारत की छवि दिखती है। भारत आज के समय में दुनिया भर की कॉटन में से 23% का उत्पादन करता है। भारत के कॉटन के कपड़े बनाने के तरीके दुनिया भर में मशहूर है। दक्षिण अमेरिका के फॉसिल में मिले कपड़ों के टुकड़े भी उसी तरीके से बुने हुए हैं जैसे हमेशा से भारत में बुने गए हैं।
दक्षिण अमेरिका और भारत के इतिहास में लगभग सब कुछ मिलता है, पर आज के समय में कुछ भी एक जैसा नहीं है। ये सारे सबूत एक बात की तरफ इशारा करते हैं कि शायद हम सब एक ही ट्राइब और बिलीफ सिस्टम से हैं। आज सरहदें और नियम है, पर शायद एक वक्त ऐसा था जिसमें ये सब कुछ नहीं था। सवाल कई हैं, पर जवाब में बस अनुमान है। इन कड़ियों को जोड़कर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतिहास कैसा था। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या सुग्रीव की इतनी एक्यूरेट ज्योग्राफिकल नॉलेज आपको हैरान नहीं करती? क्या आपको यह नहीं लगता कि भारत के लोगों के पास पृथ्वी की ज्योग्राफी समझने की एक हाईली एडवांस तकनीक थी? वरना 7000 साल पहले कैसे कोई एक जगह बैठे हुए 5000 किलोमीटर दूर का नक्शा बता सकता था? भारतवर्ष से जुड़े सबूत किस बात की तरफ इशारा करते हैं? हमसे अपना ओपिनियन शेयर करें। हम आपसे मिलेंगे नए एपिसोड में। नमस्कार।